कि तभी ये समझ में आएगा ना, थोड़ा सा जॉली नेचर के अंदर पढ़ना तो समझ में आएगा। तो रेने डिकार्ड क्या बोल रहे हैं, देखिए, आई एम गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंस। रेने डिकार्ड बोलते हैं कि मैं सबसे पहले आपको क्या है सब्सटेंस की डेफिनेशन देता हूँ, यहाँ से इनकी फिलोसफी स्टार्ट होती है। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन देंगे, बाय सब्सटेंस वी अंडरस्टैंड दैट व्हिच सो एग्जिस्ट दैट इट नीड्स नो अदर थिंग्स टू और इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट। कि एक ऐसी चीज है सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस के लिए कोई और चीज नहीं चाहिए हमें, ठीक है, कोई भी और चीज हमको उसके एग्जिस्टेंस की नहीं है, मतलब ये सब्सटेंस इज समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट, ऐसा ही बोलना चाह रहे थे ना रेने डिकार्ड। रेने डिकार्ड ने इस तरह की सब्सटेंस की डेफिनेशन दी, बट अगले ही पॉइंट पे उन्होंने क्या करा, सब्सटेंस को एब्सोल्यूट और रिलेटिव बना दिया। अभी समझो कि जो डेफिनेशन थी इनकी, डेफिनेशन में तो क्या कहना है कि मैं ऐसा समझता हूँ सब्सटेंस से जिसके एग्जिस्ट के लिए कोई और चीज को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट दूसरे ही पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर उन्होंने क्या करा, सब्सटेंस को उन्होंने एक तरह से क्या बना दिया, एक तरह से उन्होंने रिलेटिव बना दिया। देखिए रिलेटिव माइंड एंड बॉडी, तो अब स्पिनोजा का दिमाग खराब होगा ऑब्वियसली। स्पिनोजा कहेगा, देखिए स्पिनोजा क्या कहता है, देखिए, थैंक्स फॉर द डेफिनेशन। क्या कह रहा है स्पिनोजा रेन डिकार्ड से, तुम्हारी डेफिनेशन तो हम कॉपी कर लेंगे। देखो स्पिनोजा ने ना काफी चीजें कॉपी करी है किसकी, रेने डिकार्ड की। तो अभी स्पिनोजा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, स्पिनोजा इज सेइंग लाइक दैट कि थैंक्स फॉर द डेफिनेशन, बट व्हाई यू आर मेकिंग सब्सटेंस रिलेटिव। पर भाई आपने रिलेटिव क्यों बना दिया सब्सटेंस को, एक तुम्हारी डेफिनेशन तो बहुत अच्छी है, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर नो डाउट अबाउट दैट यू आर डूइंग अ गुड डेफिनेशन, कि सब्सटेंस इज दैट वन जिसका एग्जिस्टेंस किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, बट तुमने सब्सटेंस को रिलेटिव बना दिया। समस्या क्या है भाई, रिलेटिव क्यों बना दिया, रिलेटिव तो इस पे डिपेंडेंट हो गया, माइंड और बॉडी इस पे डिपेंडेंट है, गॉड पे डिपेंडेंट है, तो इनका जो कॉज है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गॉड। तो रिलेटिव बना दिया ना, तो यहाँ से गड़बड़ाया। तो स्पिनोजा क्या कर रहा है, देखो अब हम सबका कन्वर्सेशन समझ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करो। ये जो मैंने ये स्लाइड्स बनाई है ना, ये इस तरह से बनाई है कि रेने डिकार्ड कुछ कह रहा होगा तो स्पिनोजा कैसे सोच रहा होगा, और फिर लिबनिट्ज क्या बोलेगा उसके ऊपर, लिबनिट्ज किस तरह सोचेगा, वो भी इसके अंदर है। तो रेने डिकार्ड ने कुछ सोचा, ठीक है, रेने डिकार्ड ने बोला कि भाई देखो सब्सटेंस की मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, और अगले ही पल उसने सब्सटेंस को क्या कर दिया, सब्सटेंस को एब्सोल्यूट और रिलेटिव के अंदर कर दिया है, ठीक है, डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो सब्सटेंस को उसने एब्सोल्यूट मान लिया, फिर दूसरी पल उसने क्या करा, सब्सटेंस की एब्सोल्यूटनेस छीनकर उसको रिलेटिव बना दिया, ठीक है। तो स्पिनोजा ये बोल रहा है कि भाई देख, थैंक्स फॉर द डेफिनेशन, डेफिनेशन तुम्हारी बहुत अच्छी है, हम इसको कॉपी करने वाले हैं, बट व्हाई यू आर मेकिंग सब्सटेंस रिलेटिव, सब्सटेंस को रिलेटिव क्यों बनाया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सब्सटेंस कैन नॉट बी रिलेटिव। रही होगी कोई मजबूरी डिकार्ड की, ऐसे सोचा स्पिनोजा ने। व्हाई यू आर कंसीडरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंस, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंस क्यों ले रहे हैं, कि प्राइमरी सेंस के अंदर तो सब्सटेंस क्या है, एब्सोल्यूट, और सेकेंडरी सेंस के अंदर सब्सटेंस क्या है, रिलेटिव। फिर उसने बोला ठीक है जो भी है तुम्हारी समस्या रहेगी, एनीवेज आई एम कॉपिंग योर डेफिनेशन, मैं तुम्हारी डेफिनेशन को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। सब्सटेंस की डेफिनेशन मेरे को पसंद आई, फिर भी तुमने कंसेप्ट के अंदर रिलेटिव लेकर आ गए, कुछ मजबूरी रही होगी तुम्हारी, पर मैं तो क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी डेफिनेशन को कॉपी कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज व्हाट द दैट स्पिनोजा इज सेइंग, राइट। अच्छा कौन नहीं है, अंचला नहीं है शायद, ओके, ठीक है। स्पिनोजा से कह रहे हैं कि मैं आपकी डेफिनेशन कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और उन्होंने अपनी डेफिनेशन इनकी कॉपी कर दी, सब्सटेंस की डेफिनेशन कॉपी कर दी। क्या बोला उन्होंने, सब्सटेंस इज वन व्हिच इज इन इटसेल्फ, व्हिच इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ, कंसेप्शन ऑफ व्हिच नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर थिंग इन ऑर्डर ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो वही चीज है कि सब्सटेंस की वही डेफिनेशन कॉपी करी है, जो कि उसके अंदर बस दो तीन वर्ड्स उन्होंने भारी भारी यूज कर दिए, व्हिच इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ, कि मतलब जो कि सेल्फ कॉज्ड है वही सब्सटेंस है। और ये भी तो कह रहे थे डिकार्ड, डिकार्ड भी तो यही बोल रहे हैं कि बस सब्सटेंस वी अंडरस्टैंड दैट which so exists that it needs no other things to order to exist, ठीक है। तो क्या सब्सटेंस, ये बताओ लक्ष्य, सब्सटेंस डिकार्ड क्या बोल रहा है और स्पिनोजा क्या बोल रहा है, सेम है कि डिफरेंट है, सर सेम है। सेम है, डेफिनेशन सेम है, बट उसने जो हाँ रिलेटिव डेफिनेशन। लेकर आया ना, वो डिफरेंट हो गया, हाँ ठीक सर, है। कॉन्सेप्ट अलग अलग। हाँ, तो डेफिनेशन सेम है, कॉन्सेप्ट अलग अलग हो गए, तो उसने बोला भाई मैं तो तुम्हारी डेफिनेशन को कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी हो तुम्हारी कोई समस्या, व्हाई यू आर कंसीडरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट को कंसीडर करो, रही होगी तुम्हारी कोई समस्या, मैं तो इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब स्पिनोजा ने इसको कॉपी कर दिया। लिबनिट्ज ने बोला कि भाई तुम लोगों की समस्या क्या है, तुम हमेशा यूनिटी की तरफ क्यों भागते हो, जो छोटी चीज है, छोटे लोगों को क्यों नहीं देखते तुम, पार्ट्स को क्यों नहीं देखते तुम, यूनिटी की तरफ क्यों भागते हो, सब्सटेंस, एक सब्सटेंस हो, अरे भाई सब्सटेंस जो है वो रियलिटी से तो बना होगा, पार्ट से बना होगा, तो व्हाई यू पीपल ऑलवेज कंसीडर सब्सटेंस एज ए यूनिटी होल, सब्सटेंस को यूनिटी होल क्यों मानकर चल रहे हो, माय सब्सटेंस इज मोनाड, बेटा सब्सटेंस मोनाड हो जो कि सब सिंपलेस्ट एलिमेंट होगा। मैंने क्या करा है, मैंने तुम्हारे सब्सटेंस को नहीं माना है, मेरा सब्सटेंस तो मैं सब्सटेंस ही इसको मानूंगा,
ठीक है, और यूनिटी को मैं इससे ही मिलकर यूनिटी फॉर्म होगी, यही मिलकर यूनिटी बनाएंगे। तो इनको रियलिटी ऑफ पार्ट्स को मैं इसके अंदर मानता हूँ। तो लेफ्ट हैंड से बोला कि देखो सब्सटेंस, मेरा सब्सटेंस कौन है, मेरा मोनाड सब्सटेंस है। तो इसकी मोनाड की सब्सटेंस के अंदर प्लूरैलिटी आ गई। इन्होंने कहा कि भाई देखो इसको क्या समस्या है, ये समझो। ये बोल रहा है कि मैं यूनिटी पे नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाना यूनिटी पे, यूनिटी से समझो। इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया तुम टुकड़ों को समझ लो, तो आप यूनिटी को अपने आप समझ जाओगे। तो ये से बोलेंगे लिबनिट्ज विल कमेंट ऑन दिस, व्हाई यू पीपल ऑलवेज कंसीडर सब्सटेंस एज अ यूनिटी होल, माय सब्सटेंस इज मोनाड। ठीक है, ऐसा इसके अंदर बोला। चलो आगे कहानी इन्होंने मोनाड की बताई, फ्री इंडिपेंडेंट इंटरनल डिविजिबल इंडिविजिबल और एब्सोल्यूट। ये इसके अंदर होता है, इंडिविजिबल लिखना उसको है ना, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज इंडिविजिबल। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट। ईच मोनाड इज रियल यूनिट एंड कंटेन्स होल इंफिनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। सब इसके अंदर है, पूरी एग्जिस्टेंस इसके अंदर ही है, मोनाड के अंदर ही सब कुछ है, दैट्स व्हाई परसेप्शन इज देयर। ठीक है, तो मोनाड्स के बारे में बताया कि मेटाफिजिकल यूनिट टू द इनफाइनाइट सिंपल अनडिस्ट्रीब्यूटेड, सारा इसके अंदर देख सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर बताया गया है, मोनाड्स को इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, अब सब्सटेंस क्लियर है, उज्जवल बताएंगे। उज्जवल सब्सटेंस क्लियर है तीनों का, दोनों का सब्सटेंस क्या होता है उज्जवल, यस सर। है ना। सब्सटेंस तीनों क्लियर हो गया हमको। पहला जो है वो तो ये बोल रहा है सब्सटेंस वो है जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा ये बोलता है कि सब्सटेंस वो होता है जो कि कंसीव्ड बाय इटसेल्फ फॉर इटसेल्फ और कंसेप्शन ऑफ इट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसेप्शन ऑफ अदर। वही बात है, थोड़ा सा कंसीव्ड कंसेप्शन ये सब चीजें पॉइंट पॉइंट डाल के इस प्रेजेंट एंड डेफिनेशन में लेबनिज का दिमाग घुमा। लेबनिज ने बोला भाई हमेशा यूनिटी ऑफ होल क्यों लेकर चल रहे हो तुम है ना, छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर चलो, इनसे क्या होगा, इनसे यूनिटी ऑफ होल बन जाएगा। तो इनको समझ जाओगे, उसको समझ जाओगे। तो उसने क्या करा, उसने उनको सब्सटेंस उठाया और दीवार पे दे मारा। दीवार पे दे मारा तो उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों को समझ रहा है वो, और टुकड़ों को उन्होंने मोनाड्स बोला। ठीक है, मोनाड्स आर सिंपलेस्ट यूनिट है, उसको मोनाड उन्होंने बोला। अब आता है जो खतरनाक चीज है, वो मोड्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब देखते हैं हर एक बंदा क्या क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं डिकार्ड्स। विकास क्या बोल रहा है, मैं हर जगह ड्यूलिज्म फैलाऊंगा, जहां पे मेरे को दिखेगा वहां पे मैं ड्यूलिज्म फैलाऊंगा। सब्सटेंस की इतनी अच्छी डेफिनेशन करी थी मैंने, उसके अंदर भी मैंने ड्यूलिज्म फैलाया, और मैं ड्यूलिज्म का बादशाह, मैं ड्यूलिज्म फैलाऊंगा। ठीक है, तो अब ये जो मोड्स और एट्रीब्यूट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ड्यूलिज्म बढ़ा है। तो इसने बोला एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस की एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सब्सटेंस की एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है एट्रीब्यूट। जैसे एट्रीब्यूट ऑफ माइंड, माइंड की जो एसेंशियल प्रॉपर्टी होगी दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस। एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सटेंशन। तो ये क्या है, कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन इज व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स, ये बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। अब ये देखो कि ये जो चीज है ना, ये जो बोल रहे हैं कि ये कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन, तो स्पिनोजा का काम क्या है, स्पिनोजा ने क्या करा था सब्सटेंस के साथ, डिकार्ड के सब्सटेंस के साथ, उज्जवल मिश्रा क्या करा था स्पिनोजा ने। उज्जवल तो शायद नहीं बोल पा रहे हैं, कोई और बताएगा स्पिनोजा ने क्या करा था डिकार्ड सर का। उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, क्वालिटीज में स्पिनोजा ने पैरेललिज्म लिया था। डिकार्ड के सब्सटेंस के साथ क्या किया था, डिकार्ड का सब्सटेंस और स्पिनोजा का सब्सटेंस अलग अलग है क्या, नहीं है ना, कॉपी करा था ना भाई लक्ष्य, हाँ सर, हाँ सर, कॉपी करा था ना। इसी तरह से ये हाँ एट्रीब्यूट को भी कॉपी करना, समझ रहे? जैसे स्पिनोजा का काम है कॉपी करना, वो पहले तो ऐसे बोलेगा यार देख तूने कहा तो गलत है, डेफिनेशन तो सही लग रही है तेरी, पर तूने कहा गलत है। पर मेरा काम क्या है, मैं तो आंख बंद करके चलो कॉपी करता हूँ, नहीं होगी तुम्हारी कोई समस्या, मैं अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर लूंगा। मेरे को डेफिनेशन मिल गई है, डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करना मेरे को आता है अच्छे से। स्पिनोजा को समझो कि वो उसने डिकार्ड की डेफिनेशंस को कॉपी पेस्ट करा है। तो जब डिकार्ड ऐसे बोलेंगे एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस नोन एज एट्रीब्यूट, तो अपनी एक अलग से डेफिनेशन बनाएगा कि एसेंस ऑफ सब्सटेंस इज एट्रीब्यूट। आगे चलकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ माइंड इज कॉन्शियसनेस एंड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी इज एक्सटेंशन। वो क्या बोले, कॉगिटेशन और एक्सटेंशन, इस तरह से बात करने लग जाएगा। एक ही बात बोल रहे हैं दोनों डिकार्ट और वो, बस वो अपना क्या है, स्पिनोजा अपनी चीज को क्लियर करते जा रहा है कि मेरे को ड्यूलिज्म नहीं रखना है। वो माइंड और बॉडी उनको एक ही पार्ट पढ़ लेगा पैरेललिज्म के अंदर। उज्जवल मिश्रा आज आपका जो पैरेललिज्म का कांसेप्ट था वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी बस एक एक पॉइंट समझते रहो कि स्पिनोजा का सब्सटेंस क्या है, और डिकार्ड का सब्सटेंस क्या है, और लिबनिट्ज का सब्सटेंस क्या है। अभी तक हम ये समझे। अब बात ओके। होगी एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम बोल रहे हैं कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब्सटेंस की होती है उसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। अब माइंड की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कॉन्शियसनेस है, और बॉडी की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सटेंशन है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको अपना एट्रीब्यूट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो एट्रीब्यूट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी वेज।
एंड दिस मॉडिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज मूड। अब एट्रीब्यूट जो होती है, जैसे कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस अपने आप को बहुत रूपों के अंदर डालेगी, ठीक है, जैसे बहुत अलग अलग रूपों के अंदर डालेगी कॉन्शियसनेस, ठीक है, कि जैसे तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, चींटी के अंदर कॉन्शियसनेस है, एलिफेंट के अंदर कॉन्शियसनेस है, तो इन सबको क्या बोला जाएगा, इन सबको मूड्स बोला जाएगा, ठीक है। The moods cannot exist without the substance. अब मूड सब्सटेंस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट सब्सटेंस एंड एट्रीब्यूट कैन एग्जिस्ट विदाउट मूड। तो स्पिनोजा सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसे समझो कि स्पिनोजा के सामने डिकार्ट बैठा है और उसकी कॉपी में से चीटिंग कर रहा है स्पिनोजा। देखना ये की डेफिनेशन एट्रीब्यूट्स की। तो एट्रीब्यूट समझ गया क्या है, कि भाई देखो ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस की जो वो है एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सब्सटेंस के अंदर माइंड की एट्रीब्यूट्स जो है, माइंड और बॉडी एक सब्सटेंस है डिकार्ट के हिसाब से, और माइंड और बॉडी का क्या है, इनको इनका जो कॉन्शियसनेस है और बॉडी का जो एक्सटेंशंस हैं, कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंशन, ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर होते हैं, जैसे कि चींटी के अंदर हो गई कॉन्शियसनेस, हाथी के अंदर हो गई, उन चीजों को मूड्स बोलते हैं। सिंपल सा एक क्लियर कंसेप्ट करके अपना चले, राइट। फिगर और मोशन मोड्स ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की मोड्स जैसे फिगर है, जैसे कि आप जैसे मैं हूं, मैं मान लो फैटी हूं, ठीक है, लक्ष्य मान लो स्लिम है, ठीक है, इस तरह से उज्जवल मान लो थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपका फिगर और आपका मोशन जो है वो आपका डिफाइन करेगा हाउ एक्सटेंशन आर, ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी किस तरह से एक्सटेंशन करेगी। सेंसेशन और इमेजिनेशन, ये है मोड ऑफ थॉट्स, ये मोड ऑफ थॉट्स होंगे कि सेंसेशंस और इमेजिनेशन किस तरह से रहेगा। तो चींटी का अलग फिगर होगा, ठीक है, चींटी का भी फिगर होगा, हाथी का अलग फिगर होगा, फैला हुआ होगा हाथी का फिगर, ठीक है, और इसी तरह से लॉयन का अलग तरह का फिगर होगा। तो ये क्या होगा, मोड ऑफ एक्सटेंशन हो गया, बॉडी का एक्सटेंशन हो गया। सेंसेशन एंड इमेजिनेशन मोड ऑफ थॉट, ये हर एक का अलग अलग होता है, तो अलग अलग तरीके से वो सोचे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसके अंदर ये सब चीजें करा, फिगर और मोशन, सेंसेशन एंड इमेजिनेशन, मोड ऑफ थॉट और मोड ऑफ एक्सटेंशन। तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसका सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेफिनेशन दे दी डिकार्ट ने, डिकार्ट ने सब्सटेंस की डेफिनेशन देके फिर क्या बोला, सब्सटेंस की, हर सब्सटेंस की क्या होती है, कुछ एट्रीब्यूट्स होती है, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को अपन क्या बोलते हैं, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि माइंड का एट्रीब्यूट हो गया कॉन्शियसनेस, बॉडी का एट्रीब्यूट हो गया अपना एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन और ये जो होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, अपने आप को बहुत डायमेंशंस में दिखाते हैं, उन सबको मोड्स बोला जाता है, ठीक है। तीन चीजें, चारों नहीं कहा समथिंग। जो हमने जो फिगर और मोशन जो बताया, ये मतलब बेसिकली बॉडी के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, कि ये दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी कि वो एक्सटेंड करेगी, और जो सेंसेशन इमेजिनेशन है वो माइंड की प्रॉपर्टी होगी एक तरीके से। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे 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 फिगर होगा, अलग अलग फिगर होगा, तो क्या होगा, अलग अलग मूड्स हो जाएंगे। मतलब जैसे चींटी का फिगर अलग है, अपन ये देख रहे हैं, हाथी का फिगर अलग है, लॉयन का फिगर अलग है, ठीक है, इस तरह से सबका फिगर अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इमेजिनेशन पावर देखोगे तो आपकी अलग है, मेरी अलग है, एनिमल की अलग है, छोटे बच्चे की अलग है, और इन सब की क्या है, इन सब की अभी अलग अलग इमेजिनेशन पावर है। अभी मेरी इमेजिनेशन पावर अलग होगी, मेरी सेंसेशंस अलग होंगे, लक्ष्य के सेंसेशन, तो वो क्या होंगे, वो मोड्स हो जाएंगे चारों का। तो मोड्स का मतलब डाइवर्सिटी दिखा रहे हैं अलग अलग, समझ गए, यस सर, यस सर। ठीक है। तो जैसे इसका एक्सटेंशन और इसका एक्सटेंशन, इस मार्कर का एक्सटेंशन थोड़ा मोटा है, ये मार्कर, ठीक है, ये थोड़ा पतला है, तो इसका फिगर अगर हम देखेंगे तो ये एक्सटेंशन मतलब कितना एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंशन इज दैट थिंग, राइट। तो हमने ऐसे एट्रीब्यूट और इसके अंदर बोल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मटेरियल बॉडी का एक्सटेंशन, ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी इसके अंदर। अब इसमें देखो प्राइमरी क्वालिटी और सेकेंडरी क्वालिटी इसके अंदर बताने के लग गए। प्राइमरी क्वालिटी, तो यहाँ पे ड्यूलिज्म लेकर आ गए। ये मटेरियल के अंदर प्राइमरी क्वालिटी होगी दैट आर परसीव्ड बाय अस, ठीक है, और सिंपली पुट दैट कैन बी पुट्स इन द मैथमेटिकल फॉर्म एज दे आर एक्सटेंशन, फिगर, मोशन, रेस्ट, ड्यूरेशन। ये प्राइमरी क्वालिटीज के अंदर बोला गया, और यहाँ से ड्यूलिज्म फैला दिया। और सेकेंडरी क्वालिटी आर कंफ्यूज्ड आइडिया, जैसे हीट, कोल्ड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा था किस तरह से कंफ्यूज्ड आइडिया है, राइट, कि बाल्टी के अंदर पानी भरा है तो कोई हाथ डालेगा बाल्टी में, है ना। सबको याद है ये वाला पॉइंट, एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस वन, ये मैंने आपको समझाया यस था, यस सर। है ना। तो इसके अंदर इसने क्या कर दिया, इसने वापस से दो चीजें कर दी माइंड, उसने क्वालिटीज के अंदर प्राइमरी क्वालिटीज एंड सेकेंडरी क्वालिटीज मैटर के अंदर। दैट्स वाई देखिए, मैं जहां जाऊंगा वहां ड्यूलिज्म फैलाऊंगा, इस तरह से ये बोल रहा है, राइट। अब चलो आगे चलते हैं फिर जल्दी से। अब देखते हैं स्पिनोजा क्या कहता है। यार स्पिनोजा बोल रहा है, यार तुम्हारी समस्या क्या है, सही जाते हुए फिलोसफी को बिगाड़ देते हो। सही जा रही थी तुम्हारी फिलोसफी बिल्कुल, ठीक है, तुमने इतना अच्छा एट्रीब्यूट का डेफिनेशन बनाया, बताओ, है ना।
और तुमने इतना अच्छा किसका डेफिनेशन बताया, मूड्स का डेफिनेशन बताया, बताओ। और पर तुमने फिर लास्ट के अंदर क्या करा, वो ड्यूलिज्म फैलाना था तुमको, ड्यूलिज्म। तुमने सब्सटेंस का भी इतना अच्छा डेफिनेशन बताया था बाय द वे, ठीक है, और उसको मैंने कॉपी कर लिया था, बिल्कुल मेरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे, ठीक है, सब्सटेंस की डेफिनेशन कॉपी करके, ठीक है, मैंने बस थोड़े भारी भारी वर्ड लिख दिए थे, पर तुमने फिर उसको रिलेटिव और एब्सोल्यूट में कर दिया। तुम्हारी समस्या क्या है भाई, हमको समस्या समझ नहीं आ रही। स्पिनोजा इज सेइंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब क्या होगा, चलो मुझे क्या है, मैं तो कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है, ये क्या है कि तुम्हारी समस्या होगी जो भी होगी, मुझे क्या है, मैं तो कॉपी मार दूंगा। मैं बस ये लगा दूंगा कि मैं लिमिट नहीं करूंगा, बस कि मैं एट्रीब्यूट्स के अंदर सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर दूंगा कि एट्रीब्यूट्स आपस में एक दूसरे को लिमिट नहीं करती। ये ऐड करके मैं इतनी अच्छी डेफिनेशन बनाऊंगा कि तुम्हारे तो 5 मार्क्स आएंगे, मेरे 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी उसी चीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में, अपन ऐसे सोच कर करें तो अपन को समझ में आ जाएगी पूरी फिलॉसफी कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है। सही जाते हुए फिलॉसफी को बिगाड़ देते हो, सब्सटेंस की तुमने सही फिलॉसफी बताई थी, उसको भी बिगाड़ दिया है। अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एट्रीब्यूट्स भी बहुत अच्छे बताया था, और तुमने मोड्स भी बहुत अच्छे बनाए। चलो ठीक है, मुझे क्या मतलब है, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा लिमिट विमिट लगा दूंगा और फिर इसको कॉपी कर। एन एट्रीब्यूट, अब इन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने क्या बोला था, एट्रीब्यूट क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती है सब्सटेंस की, एसेंस ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एसेंस ऑफ सब्सटेंस, वही तो चीज है। सो सब्सटेंस एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स। इन्होंने बोल दिया एक सब्सटेंस जो होता है ना, वो इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स के अंदर होता है। देखो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सब्सटेंस कौन था, कौन कौन सब्सटेंस था, डिकार्ड के सब्सटेंस के नाम बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी बताओ सब बच्चे। माइंड एंड बॉडी। माइंड, बॉडी और गॉड, एब्सोल्यूट सब्सटेंस, गॉड। ठीक है। ये सबको समझ में आता है, चारों ने का ही समझ में आता है, डिकार्ड का सब्सटेंस यस, एब्सोल्यूट रिलेटिव है ना, दोनों, एब्सोल्यूट। माइंड बॉडी। अब इधर देखना, स्पिनोजा का सब्सटेंस देखना, स्पिनोजा का सब्सटेंस सिर्फ गॉड रहेगा, और माइंड और बॉडी वो सोचेगा इसकी एट्रीब्यूट, जो डेफिनेशन इसने एट्रीब्यूट्स की दी थी ना, वो इसके अंदर बोलेगा कि इसके एट्रीब्यूट्स बना देते हैं माइंड और बॉडी। तो वो कि वो डेफिनेशन कॉपी कर ली, पर उसने ये क्योंकि रिलेटिव नहीं रखना था उसको उसको अब देखो ये सब्सटेंस की डेफिनेशन से मैच खा रही है, यहाँ पे सब्सटेंस की डेफिनेशन से ये दोनों मैच नहीं खा रहे थे क्योंकि ये रिलेटिव थे। अब इसने रिलेटिव ना बना के इनको एट्रीब्यूट बना दिया। ये समझ में आता है, कहकशा ये समझ में आता है आपको? यस सर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, देखो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं आना है। अब स्टार्टिंग में समझाते वक्त तुमको ऐसे ही समझाना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, पर फिर लास्ट में जाके अब अपन कंक्लूड कर सकते हैं सब चीजों को अच्छे से। तो उसने क्या बोल दिया, माइंड और बॉडी को एट्रीब्यूट मान लिया और फिर वही मोड्स वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, मोड 1 मोड 2। सर उज्जवल, सर लेकिन रेने डिकार्ट ने तो ये कहा था कि माइंड का जो एट्रीब्यूट होता है वो कॉन्शियसनेस है और बॉडी का एट्रीब्यूट एक्सटेंशन है। तो और स्पिनोजा माइंड और बॉडी को ही एट्रीब्यूट मान ले रहा है। अच्छा, ये माइंड और बॉडी को एट्रीब्यूट मान ले रहा है और वो कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन को एट्रीब्यूट मान रहा है। ओके Correct सर, है, ठीक है। यस तो देखो इसके यस अंदर सर, ये बोला क्लियर। ना, तो ये इसने बोला एन एट्रीब्यूट इज वन, सो सब्सटेंस एक्सप्रेस देमसेल्फ इन इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स। इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स के अंदर करता है, अब इसमें मैंने वो लिखा नहीं क्योंकि अपन ने पढ़ लिया था वो। इनफाइनाइट एट्रीब्यूट के अंदर करता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, माइंड और बॉडी इज व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और माइंड और बॉडी को उसने इस तरह से अलग से नहीं बताया, इसने बोला है कि माइंड को इसने इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कॉन्शियसनेस, ऐसे बोला इसके अंदर, और यहाँ पे बॉडी को इसके अंदर इसने बताया अपना एक्सटेंशन, ठीक है। और फिर वो बोलेगा, अब देखो वो चीज एक बार वापस समझो उसको, है ना। ये इसने ऐसे बोला है कि सब्सटेंस है, सब्सटेंस का एट्रीब्यूट तो इसने यही माना, एक बार थोड़ा सा गलत हो गया, ये समझ लो एक बार वापस। सब्सटेंस का एट्रीब्यूट तो इसने एक्सटेंशन और कॉन्शियसनेस ही माना है, कॉग्निशन और एक्सटेंशन ही माना है, ठीक है। बट इसने मोड के अंदर क्या कर दिया, बॉडी माइंड और बॉडी लगा दिया इसके अंदर, बॉडी एंड माइंड, मतलब हर एक की बॉडी और माइंड है ना, ये क्या है, ये पैरेलली चल रही है, ये पैरेलली क्या है, पैरेलली चीजें हैं जिनका जो ये है एक्सटेंशन एंड कॉन्शियसनेस के अंदर इस तरह की चीजें हैं। एक बार वापस समझते हैं, सब्सटेंस है, सब्सटेंस का एक्सटेंशन एंड कॉन्शियसनेस है, और एक्सटेंशन का जो फॉर्म है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज द बॉडी,
यहाँ पे कॉन्शियसनेस का जो फॉर्म है दैट इज व्हाट, दैट इज माइंड। एक तरह से हम देखेंगे तो माइंड और सब्सटेंस, ये एक मतलब माइंड क्या है, सब्सटेंस का एक तरह से एक पार्ट हो गया, एक पार्ट सब्सटेंस का माइंड हो गया, दूसरा पार्ट बॉडी हो गया। ठीक है बिलाल, अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं, एक बार मेरे को इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दो। तो फिर इसने क्या करा, फिर इसने मोड्स के बारे में बात करी। मोड्स के अंदर उन्होंने बोला कि मोड्स जो होते हैं कि फाइनाइट चीजों को ये दिखाने के काम आता है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मोड्स। मोड्स क्या करेंगे, फाइनाइट चीजों को दिखाने का काम आएगा। तो जो भी, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो क्या है, एट्रीब्यूट्स तो इनफाइनाइट है। देखिए एट्रीब्यूट्स को इस तरह से बताएगा कि गॉड जो है ना, उसको अगर हमको इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस बताना है तो वो उसकी एट्रीब्यूट होगी। वो किससे बताएंगे हम, कॉन्शियसनेस के एट्रीब्यूट से जब हम बताएंगे तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस होगा। जब उसको हमको इनफाइनाइट एक्सटेंशन बताना होगा तो ये भी क्या है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, और ये भी एक तरह से क्या है, एट्रीब्यूट है गॉड की। तो देखो वैसे तो ये क्या होता है, हमारे अंदर क्या है, गॉड के अंदर हजारों तरह के एट्रीब्यूट्स है, पर एक्सटेंशन और कॉन्शियसनेस, ये दो चीजें है ना हम परसीव कर पाते हैं। ठीक है, हम परसीव कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी के फॉर्म के अंदर हम परसीव कर पाते हैं इसको, और जो हजारों चीजें हैं उसकी, वो हम इसके अंदर चीजें नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड ऑफ फाइनाइट, इस तरह से इन्होंने बताया था इसके अंदर, इंडिविजुअल थिंग्स ऑफ फाइनाइट एक्सपीरियंस मूड्स हो जाता है, जैसे कि वेव्स हैं और सी है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। दे कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट सब्सटेंस, दो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट विदाउट दैट। ये देखो, ये मोड्स की वही डेफिनेशन है जो कि किसने यूज करी है, डिकार्ट ने। ये वाला एक बार डेफिनेशन सब पढ़ो, they can never exist without substance, though substance can exist without them। ठीक है, this is known as what, this is known as modes। ठीक है, अब हम पीछे चल रहे हैं एक बार। ठीक है बच्चों, एक बार पीछे चल रहे हैं हम। modes cannot exist without substance and its attribute, but the substance and attributes can exist without mode। ये डिकार्ट ने बोला। और स्पिनोजा ने क्या करा है, स्पिनोजा ने देखो क्या है कि स्पिनोजा ने, चलो मुझे क्या, मैं तो कॉपी मार लेता हूँ, और देखो यहाँ पर कॉपी मार लिया। दे कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट सब्सटेंस, दो सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट विदाउट। वही बात जो वो बोल रहे हैं ना, वही इसके अंदर बोल रहे हैं, बस ये बोलेंगे ये आपस में एक दूसरे को लिमिट नहीं करेंगे। इस तरह से इन्होंने इस तरह का बात बोला। ठीक है, तो गॉड के एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, आर एक्सप्रेस इन वेरियस मोड्स के अंदर होते हैं। एक्सटेंशन एंड थॉट्स आर मोड्स व्हिच आर टेकन टुगेदर एंड मेक अप द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दिस मैनर स्पिनोजा रीजंस दैट डिफरेंट माइंड्स एंड द बॉडीज इन द यूनिवर्स आर द मोड्स ऑफ कॉन्शियस एंड मटेरियल एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड। गॉड की कॉन्शियस और मटेरियल एट्रीब्यूट्स का, ये वाली लाइन पढ़ो सब, यहाँ पे सब पढ़ो एक बार ये लाइन। In this manner, Spinoza reasons that different mind and bodies in the universe are modes of conscious and material attributes of God। ठीक है, ये लाइन पढ़ो सब एक बार वापस। अब इसको हम वापस आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो मोड्स क्या है, जैसे कि सब्सटेंस क्या है इसका सब्सटेंस है गॉड। गॉड्स के बाद इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, गॉड की बहुत सारी एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारी हजारों एट्रीब्यूट्स है, इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स है गॉड की। पर हमको क्या दिख रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन, यही दो चीजें दिखती है इस वर्ल्ड के अंदर। आपको कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन के अलावा तीसरी चीज क्या दिखती है बताओ, उज्जवल बताएगा। उज्जवल, यस सर, क्या दिखती है, क्या दिखते हैं, बस यही दो एट्रीब्यूट्स, कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन। और कोई कुछ ऐसा है जैसे, हाँ और तो कुछ दिखता नहीं है ना हमको, या तो कॉन्शियस चीज दिखेंगी या फिर एक्सटेंशन वाली, मतलब हम नॉन कॉन्शियस चीजें दिखेंगी, माइंड या फिर बॉडी। ठीक है, यस, इनको मोड्स के फॉर्म के अंदर बोला गया, माइंड एंड बॉडी। ये है जो माइंड एंड बॉडी मैंने एट्रीब्यूट वो गलती से बोला, कॉन्शियसनेस एंड एक्सटेंशंस आर द एट्रीब्यूट्स, माइंड एंड बॉडी आर द मोड्स। है ना, मटेरियल चीज की जो मोड है वो है बॉडी, और कॉन्शियसनेस जो है वो जो है वो माइंड की, माइंड जो है वो किसका है, कॉन्शियसनेस का, मोड जो है वो है माइंड। ठीक है, अब एक बार बेला आपका क्वेश्चन लेंगे पहले, पर हाँ क्या क्वेश्चन, वांट टू से समथिंग। सर इनका जो गॉड है स्पिनोजा का, सर वो कॉन्शियस है कि नहीं? कॉन्शियस है ना वो, पर वो उसके साथ नहीं, देखो उसका गॉड समझो कैसा है ये और भी इंटरेस्टिंग है। स्पिनोजा जो है ना वो बोलता है
कि गॉड को तुम कॉन्शियस नहीं बोल पाओगे। क्या कशा, क्यों बोलोगे? अगर कॉन्शियस बोल दोगे तो तुमने लिमिट कर दिया गॉड को। तो ऐसे बोलो, गॉड के अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस भी है और इनफाइनाइट एक्सटेंशन भी है। ऐसा है, उसने बोला था ना, एवरी लिमिटेशन इज व्हाट, एवरी डिटर्मिनेशन इज लिमिटेशन, है ना, एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। अगर तुम ऐसे बोल दो कि हमारा भगवान जो है ना काला है, तो फिर गोरा नहीं है फिर तुम्हारा भगवान, या फिर गोरा है तो काला नहीं है। तो इसने बोला कि देखो दोनों ही चीज भगवान के अंदर समाहित है, यूनिटी, हर चीज इसके अंदर आ गई ना, कॉन्शियस भी आ गया, अनकॉन्शियस भी आ गया। कैसा कि हमारा भगवान ऐसा है जिसके अंदर यूनिटी है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस और इनफाइनाइट एक्सटेंशन भी है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण के अंदर जन्म भी है और मरण भी है, दुख भी है और सुख भी है, रोमांस भी है तो गीता का ज्ञान भी है। वैसे स्पिनोजा का भगवान है, ऐसे समझो। क्या कशा? सर आपने बोला था कि स्पिनोजा का जो गॉड है वो हमारी सांख्या फिलॉसफी का जो प्रकृति है उसकी प्रकृति की तरह है, मतलब पुरुष को जब वहां से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम इनका स्पिनोजा का गॉड बन जाता है। एक्सप्रेस डाइसेल्फ, वो वाला पॉइंट मैंने बोला था, मैं कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस में ढूंढो, वो तो एक चीज बताने की, जैसे ट्रायंगल एक्सप्रेस डाइसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, वैसे ही वो एक्सप्रेस डाइसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके उसके वर्ल्ड के अंदर क्या है, कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस भी है, माइंड भी है और बॉडी भी है। तो वो एक्सप्रेस करने वाला बताया था, जैसे प्रकृति एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, पर इससे नहीं बोला था कि उसका जो गॉड है वो अनकॉन्शियस है। वहां प्रकृति अनकॉन्शियस थी, पर एक्सप्रेस करने वाली चीज को मैंने बताया था। क्या क्वेश्चन? कैसे समझ आ गया? नहीं आया तो मैं अभी समझ, तुम बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम रह रहा है तो इसमें। क्या क्वेश्चन? मैं सोच के फिर पूछूंगी, अभी मुझे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो ये आपको समझ में आया सबको? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। सर हाँ, सर जैसे हम लोग देखेंगे कि डिकार्ट के जो मतलब उनके सब्सटेंस थे वो माइंड, बॉडी और गॉड थे, ठीक है, और जो उनके एट्रीब्यूट थे वो कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन थे। तो जो इसमें क्या मतलब इनका जो गॉड का जो एट्रीब्यूट है, तो उसमें क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वो इनडिविजिबल है और सब इस तरह की चीजें वो इनके गॉड एट्रीब्यूट के में आया कि एट्रीब्यूट के नहीं बारे आया? में बात ही नहीं करी उसने। उसने बोला गॉड को हम पहचान ही नहीं सकते, गॉड के एट्रीब्यूट को हम नहीं देख सकते, माइंड और बॉडी वाले सब्सटेंस के एट्रीब्यूट को हम देख सकते ओके, हैं। बिला, ठीक समझे बिला? ठीक ठीक सर, समझ गए। अंचला, अभी आए हैं क्या आप? अंचला, अंचला अगर आप अभी आए हैं ना तो स्टार्टिंग का वीडियो आप देख लेना, मैं आपको भेज दूंगा, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी भी नहीं है शायद अंचला, अभी तो आ गई थी। ओके, उसका शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो ये वाला वीडियो ना ओपन अप ही कर देंगे अपन सारा, ये वाला पूरा वीडियो, और इसको सब देख लेना अच्छे से, कई बार देख लेना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आती है बात की मोड और एक्सटेंशन की बात की जा रही है। अच्छा, मैंने डिटेल में तो आपको पढ़ा रखा है, बस अपन इसको समराइज कर रहे हैं ना। मोड और इसकी बात आती है, तो अब बात आती है इसकी, लेबनिट्स भाई की। तो लेबनिट्स ऐसे बोलता है कि भाई देखो, एक्सटेंशन से तो मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉन्शियसनेस मानूंगा, एक्सटेंशन वाला चक्कर रखूंगा ही नहीं मैं। इसने बोला कोई एक्सटेंशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक्सटेंशन इज नॉट रियल, एक्सटेंशन रियल ही नहीं है। ठीक है, इसने बोला एक्सटेंशन रियल में नहीं है, एक्सटेंशन ऐसे ही आपको दिख रहा है, कंपाउंड रियलिटी है, इसके अंदर होने को क्या है, इसका एक्सटेंशन आपको दिख रहा होगा, इस तरह का फिगर विगर इसका दिख रहा है, पर ये एक्सटेंशन में नहीं है। इसको अगर आप, तो इसको क्या है, ये क्या है, इसके मोनार्ड से बनी हुई है, और मोनार्ड के अंदर, इसके अंदर स्लीपिंग कॉन्शियसनेस इसके अंदर है। तो इसने बोला मैं तो कॉन्शियसनेस ही मानूंगा भाई, एक्सटेंशन वाला चक्कर ही नहीं रखूंगा मैं। तो इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया एक्सटेंशन इज नॉट रियल, है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट्स वाला सिस्टम। तो वापस देखते हैं मोड्स एंड एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर डिकार्ट ने क्या करा, डिकार्ट ने तो क्या कहा कि मैं हर जगह ड्यूलिज्म लाऊंगा, इसका तो ये फिलॉसफी चल रहा है कि मेरे को ड्यूलिज्म लाके छोड़ के जाना है, तो आने वाला जो स्पिनोजा होगा वो क्या करेगा, वो इन सबको सॉर्ट आउट कर देगा। तो इसने एट्रीब्यूट को कॉन्शियसनेस और एक्सटेंशन माना, और मोड को माना जैसे फिगर और मोशन और सेंसेशन और इमेजिनेशन, मोड ऑफ थॉट और मोड ऑफ एक्सटेंशन, इस तरह से इसने माना। तो इसने बोला, फिर इसने बोला कि भाई तुम इतनी सही फिलोसफी बनाते हो भाई, ऐसा फिलोसफी बनाने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे ऊपर तुम लास्ट में क्यों गड़बड़ कर जाते हो, क्या चाहते हो तुम, मतलब अपनी फिलोसफी को क्यों बर्बाद करके चल जाते हो। तो इसने कहा कि मैं कॉपी मार के उसको सही कर देता हूँ,
उसने कॉपी मार लिया, मोड्स का उसने कॉपी मारा है, इस तरह से इसने इसके अंदर कर दिया है, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं चक्कर में नहीं पड़ता मोड्स कोर्स के, मैं अपना बस वो समझे लेकर चलूंगा मोनार्ड्स वाला सब्सटेंस, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक्सटेंशन वाला चक्कर रखूंगा ही नहीं मैं तो सिर्फ कॉन्शियसनेस मानूंगा, कॉन्शियसनेस को मेरे को मानना है बस, और कुछ नहीं देखूंगा मैं। तो इसने बोला एक्सटेंशन, अब इसको ये प्रूव करना होगा कि एक्सटेंशन रियल नहीं है। तो उसने बोला देखो इट इज ऑलवेज डिविजिबल, एक्सटेंशन इसको हमेशा आप डिवाइड करते रहोगे। देखो एक्सटेंशन मतलब क्या हो, जो कि हमेशा डिवाइड होती रहे, तो जो डिवाइड हो रही है वो रियल थोड़ी ना हुई, रियल तो क्या होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, मतलब जो डिवाइड नहीं होगी वो चीज होगी रियल। तो इसके अंदर ये क्या कर रहा है, इट ऑलवेज डिविजिबल एंड कैन नॉट लीड टू सिंपल एलिमेंट्री एंड रियल इंडिविजिबल चीज, इसके अंदर नहीं हो सकती। इंडिविजिबल जो चीज होती है वो होती है मोनाड, मोनाड का कोई एक्सटेंशन होता नहीं है। तो ये क्या है इंडिविजिबल, इसको क्या है हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम नहीं मानेंगे इसके अंदर। फर्दर द कंपोजिट नेचर ऑफ एक्सटेंशन कैन गिव ओनली एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल थिंग्स बट नॉट द ट्रू यूनिटी। कंपोजिशन जो होता है, कंपोजिट नेचर है एक्सटेंशन का, कंपाउंड को ही अपन एक्सटेंशन बोल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वो एग्रीगेट दे सकते हैं इंडिविजुअल चीजों का, बट एक यूनिटी नहीं बता सकते वो, ठीक है। यूनिटी तो सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो होगा ना वही बताएगा, उसके अंदर ही पूरी यूनिटी छुपी हुई है। लास्टली एक्सटेंशन बाय इटसेल्फ इज प्योरली पैसिव, पैसिव होता है, एंड वर्ल्ड इज डायनामिक, वर्ल्ड डायनामिक है तो हम एक्सटेंशन को नहीं मानेंगे, हम एक्सटेंशन को रियल ही नहीं मानेंगे, इस तरह से उन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा हेंस लिबनिट्ज कंक्लूडेड दैट एक्सटेंशन कैन नॉट बी रियल, एक्सटेंशन रियल नहीं हो सकती, ठीक है। अब सब क्या कह रहे थे, कोई एक्सटेंशन को मारता, कोई कॉन्शियसनेस को, इसने कहा कि एक्सटेंशन को हटाओ, मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं जो है ना डिकार्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि लिबनिट्ज ने क्या करा, डिकार्ड का जो माइंड वाला पार्ट था ना उसको रख लिया और बॉडी वाले पार्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कॉन्शियसनेस वाले पार्ट को रख लिया है और एक्सटेंशन वाले पार्ट को हटा दिया। ऐसा गेम खेला है डिकार्ड ने, लेबनिट्ज ने, ठीक है। देखिए क्या होगा, Leibniz rejects matter and retain the mind of the Descartes, further modified in order that it may serve to explain variety of experience, ठीक है। इस तरह से उसने करा कि वो वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस भी करे। अब उसको क्या करना था, उसका मोनार्ड जो होगा ना वो अलग ही किस्म का चीज हो जाएगा। अभी अब तुमको समझ में आएगा इसके रियल चीज। अकॉर्डिंग टू डिकार्ड द एसेंस ऑफ माइंड इज कॉन्शियसनेस, माइंड का जो एसेंस है ना वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। इफ कॉन्शियस, ये कौन बोल रहा है, डिकार्ड। तो ये से बोलता है कि ऐसा नहीं है, माइंड का जो है वो कॉन्शियसनेस है। अब ये समझो, जैसे माइंड है तो माइंड को उसने बोला कि इसके अंदर 100% कॉन्शियसनेस है। किसने बोला ये बताओ, किसने बोला ये, एनीबॉडी इन द क्लास, जल्दी बताओगे। लेबनिज ने बोला है कि डिकार्ड ने बोला है, स्पिनोजा ने। स्पिनोजा ने भी बोला है और डिकार्ड ने भी बोला है ना, डिकार्ड ने बोला है, पर ये इस चीज को नहीं मान रहा है, कौन, लेबनिज। अरे भी समझ में आ रहा है क्या सबको, ये पॉइंट समझ में आया, किसको नहीं आया प्लीज लेट मी नो। बिलाल ये तुमको समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन इसमें है सर। हाँ उज्जवल। सर बट इस डिकार्ड ने तो ये कहा था ना कि जो डिकार्ड का सब्सटेंस था वो रिलेटिव था, और उसने जब माइंड और बॉडी के बीच पीनल ग्लैंड को लाया था तो उसने ये कहा था ना कि माइंड भी अनकॉन्शियस है और बॉडी कॉन्शियस है, तो उन दोनों का इंटरेक्शन अरे माइंड पीनल ग्लैंड उज्जवल, माइंड को तो पीनल ग्लैंड के थ्रू कराया था। माइंड इज कॉन्शियस, माइंड को कॉन्शियस बोला था सर बट पीनल ग्लैंड तो उसने ये कहा था ना कि अनकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यही तो हम लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया था। ये अनकॉन्शियस है, माइंड तो कॉन्शियस है ना, माइंड तो 100% कॉन्शियस है। और पीनल ग्लैंड अनकॉन्शियस, हाँ तो सर यही तो कहा था कि माइंड अनकॉन्शियस और पीनल ग्लैंड अनकॉन्शियस, तो यही तो क्रिटिसिज्म। कॉन्शियस कॉन्शियस बोला था, अच्छा अच्छा, कॉन्शियस कॉन्शियस, तभी तो ये इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये माइंड कॉन्शियस और ये अनकॉन्शियस। ओके सर, ओके। देखो देखो वापस से चलते हैं कि जो यहाँ से देखो डिकार्ट ने क्या बोला था, अच्छा इसने क्या बोला, अच्छा ये बताओ बेलाल मुझे कि लेबनिट्ज जो है वो एक्सटेंशन को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, बेलाल बोलेंगे। मान रहे हैं सर, नहीं मान रहे ना, ओके ये सर। नहीं सर, सॉरी सॉरी, वो लेबनिट्ज नहीं मान रहे, डिकार्ड मान रहे हैं, डिकार्ड मान रहे हैं।
मतलब एक चीज हमको जो डाउट ये आ रहा था कि मतलब जैसे अभी आपने बताया था कि मतलब जैसे है कि जो डिकार्ट के जो कॉन्सेप्ट थे तो उसमें लेबनीज ने ये माना नहीं था कि 100% कॉन्शियसनेस वाला जो पार्ट था वो नहीं माना। तो अभी रुको, अभी उसको समझो। अब ये बताओ, लेबनिट्स एक्सटेंशन मान रहा है कि नहीं मान रहा है? नहीं मान रहा है, नहीं। है ना? तो लेबनिट्स क्या क्या मान रहा है? सिर्फ माइंड मान रहा है, माइंड मान रहा है। पर वो अपनी तरह से मान रहा है ना? डिकार्ट ऐसे बोलते हैं कि 100% कॉन्शियसनेस होती है माइंड के अंदर। ठीक है, बिलाल बोल रहे हैं सिर्फ, बिलाल हाँ बिल्कुल। कि लेबनिट्स ऐसे बोलेगा नहीं भाई, 100% कॉन्शियसनेस नहीं होती माइंड के अंदर। तो अब क्या होता है फिर ये समझो, ये ऐसे बोलेंगे अगर 100% कॉन्शियसनेस होती है जो, तो तुम जब सोते ना, तब तुम्हारी कॉन्शियसनेस 100% नहीं रहती, तुम क्या होते हैं, स्लीपिंग में फॉर्म के अंदर चले जाते हो। उस वक्त माइंड को गायब हो जाना चाहिए था, फिर भी माइंड रहता है। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ, वो ही तुम्हारा क्वेश्चन था आई थिंक बिलाल, है ना? अब ये सुनो ध्यान से, देखो। लेबनिट्स रिजेक्ट्स मैटर एंड रिटेन द माइंड ऑफ डिकार्ट, फर्दर मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई करा इन ऑर्डर दैट इट मे सर्व एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, जिससे कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आ जाए। उसको क्या करना है, उसको ये समझ जाना है कि मोनार्ड्स जो है ना, मोनार्ड जो है ना वो ही है जो है, और ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस है और इसके अंदर कॉन्शियसनेस है। पर अगर ये ऐसे बोल देंगे कि मोनार्ड 100% कॉन्शियसनेस ही कॉन्शियसनेस होती है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जो कि डिकार्ट बोल रहा था, डिकार्ट ने अपने माइंड के अंदर कॉन्शियसनेस डाला, डिकार्ट ने देखो माइंड में ही कॉन्शियसनेस डाला है ना, बॉडी, सॉरी बॉडी पे तो कॉन्शियसनेस नहीं डाला। तो इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस 100% होता है। इसने बोला कि नहीं नहीं, कॉन्शियसनेस डिग्री में होता है। अब देखो यहाँ से समझ में आएगा कि ये हो गई डिग्री नंबर 1, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर मोनार्ड के अंदर 0 डिग्री का कॉन्शियसनेस है। अब ये हो गई डिग्री नंबर 2, एनिमल वर्ल्ड, इसके अंदर कॉन्शियसनेस है मान लो 20%। फिर हो गया ह्यूमन वर्ल्ड, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है 30%। तो ये तो ऐसे बोलता है कॉन्शियसनेस होती है तो 100% ही होती है, जबकि ये इसको ऐसे प्रूफ करना है अपनी मोनार्ड की थ्योरी को बनाने के लिए कि कॉन्शियसनेस ऐसा हो सकता है 0% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। इसको ये बनाने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को इसको इस फॉर्म में कराना। बिलाल, जी सर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसको बिल्कुल। समझ में आया प्लीज लेट मी नो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये डिफरेंसेस, ये हम कोर बता रहे हैं फिलोसफी का। ये कहीं पे भी आपको कितना भी पढ़ लो, कितना भी किसी का भी वीडियो देख लो, कहीं से समझ में नहीं आएगा। वो कोर चल रहा है फिलोसफी का कि भाई इसके और इसके अंदर क्या अंतर है, समझ लो। क्योंकि मैं इतने 2-3 दिन से मैं ये सोच रहा था तुमको किस तरह से कोर समझाया जाए, फिर मैंने इस तरह का एक मोड रखा जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ही समझाया जा पाए। अभी ये बताओ, उज्जवल को समझ में आ रहा है? यस सर। अविनाश तुम्हें आ रहा है? अविनाश, जी सर। चारुनिका आपको आ रहा है? चारुनिका, यस सर। भारती, कहकशा, मेघा, सबको आ रहा है ना समझ में? यस यस सर। अब ये चीजें है ना, ये चीज है ना, देखो ये चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और ये आप बेट लगा लीजिए मेरे से, ये कोई भी बुक के अंदर इस तरह से नहीं दे रखा होगा कि जिस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वेस्टर्न फिलोसफी में है कुछ नहीं, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है क्योंकि इसमें है कुछ नहीं। ये समझो उसका नेचर है। ठीक है, इंडियन फिलोसफी में तो तुम लॉजिक लगा लगा के चीजों को समझ पा रहे थे, इसमें वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर क्या कोर है ना, ये समझो कि भाई लेबनिट्स ने उसका माइंड माना है, एक्सटेंशन को नहीं माना है, और उसको माइंड के अंदर उसका 100% कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए, उस माइंड से वो घबरा जाएगा। वो कहेगा कि माइंड के अंदर कुछ परसेंट कॉन्शियसनेस होती है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। और यहाँ वो क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 20% कॉन्शियसनेस है, तो बच्चों एक बार बताओ मुझे, 80% तो अनकॉन्शियसनेस हो गई ना? और सोचो एक जगह कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस साथ में चल रही है, इजंट इट डार्कनेस विद लाइटनेस? ये पॉइंट समझ में आया? ये क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए किसके ऊपर?
ये देखो 20% कॉन्शियसनेस है, ये क्या करना चाहता है, उसके माइंड को लेना चाहता है, उसमें से 100% कॉन्शियसनेस, कुछ कॉन्शियसनेस हटा के फेंक दो नीचे, जो बाकी की बची है ना उसके ऊपर गेम खोलो, और उसके बेसिस पे वो अपनी लेवल्स बना देगा, उसके बेसिस पे वो सबको कॉन्शियस कर देगा, उसको भी कॉन्शियस कर देगा कि इसके अंदर 100 में से 100 हटा दी तो 0% कॉन्शियसनेस है। सर जब स्लीपिंग कॉन्शियसनेस वाला जो है जिसमें 0% कॉन्शियसनेस है, तो ऐसा नहीं जो ड्रीम के सीक्वेंस आते हैं तो उसमें कई बार होता है ना कि एकदम ही फ्लॉट नहीं होते, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट से भी होते हैं, वो चीज अभी तो मैं उसमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। वो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज समझ में आ गया होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, डिकार्ड के माइंड को उठाकर उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, ये वाली चीज समझ में आई क्या? फिर मैं आगे तुमको बताता हूँ किस तरह से डिकार्ड के माइंड को क्रिटिसाइज करेंगे, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ना। अब देखो, अब खुद ही समझाओ, अब खुद पढ़ोगे तो देखो, लेबनिट्स रिजेक्ट्स मैटर। अब सब मेरे साथ पढ़ेंगे, मतलब घर पे थोड़ा सा बोलकर पढ़ना। लेबनिट्स रिजेक्ट्स मैटर एंड रिटेन द माइंड ऑफ द डिकार्ड। डिकार्ड के माइंड को रख लिया पर उसके साथ गेम खेलेगा वो, फर्दर मॉडिफाइड, उसको मॉडिफाई करेगा इन ऑर्डर दैट इट मे सर्व टू एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो इसको भी एक्सप्लेन कर दे, इसको भी एक्सप्लेन कर दे, एनिमल को भी एक्सप्लेन कर दे, और ह्यूमन बीइंग को भी एक्सप्लेन कर दे, भगवान को भी एक्सप्लेन कर दे, कोई ऐसा तरीका वो कर रहे हैं। उसको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, वो एक्सटेंशन नहीं लेके वो माइंड के साथ गेम खेलना चाहता है। अकॉर्डिंग टू डिकार्ट एसेंस ऑफ माइंड इज कॉन्शियसनेस। उसने डिकार्ट ने तो ये माना था कि माइंड के अंदर 100% कॉन्शियसनेस है। अब ये देखो किस तरह से इसको मॉडिफाई करता है, ये देखो ये वर्ड मॉडिफाई, मॉडिफाई किस तरह से करता है। बट अब ये बोलेगा लेबनिट्स कि अगर कॉन्शियसनेस एसेंस है माइंड का, देन वी हैव टू से दैट आवर माइंड सीजेस, हमारा माइंड बंद हो जाता है, टू बी व्हेन वी फॉल अनकॉन्शियस और व्हेन वी आर इन ड्रीमलेस स्लीप। जब हम गहरी नींद के अंदर होते हैं तो हमारा दिमाग फिर तो क्या हो जाएगा, काम करना ही बंद कर देता है। पर दिमाग तो काम कर रहा है, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ चल रहा है, हार्ट बीट और ये सब चीजें क्या है, दिमाग से चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, उस वक्त दिमाग ने अपनी कॉन्शियसनेस कम करी है, डिग्री के अंदर 20 डिग्री तक लिया है कॉन्शियसनेस, जिससे कि हमारी हार्ट बीट ये सब चीजें, लंग्स वंग्स ये सब चीजें चल रही। तो मतलब दिमाग के अंदर ऐसा होता है 100% से नीचे चल जाती है कॉन्शियसनेस जब तुम सो रहे हो। तो अगर तुम्हें ड्रीम नहीं आते तो बिल्कुल अनकॉन्शियस वे के अंदर चले जाते हो। कभी तुम्हें चक्कर आ गए, तुम गिर गए, तो तुम्हारा माइंड ऐसा थोड़ी ना कि माइंड फिर तो बंद ही हो जाना चाहिए, तो वो वापस कॉन्शियसनेस आती है तुम्हारे अंदर। वो कहाँ से आती है? फिर इसका मतलब क्या है, वो जीरो हो गई, डिम हो गई है वो कॉन्शियसनेस, और फिर वो वापस उठ रही है। तो मतलब कॉन्शियसनेस हमेशा 100% ही हो ये जरूरी नहीं है भाई। सोते हैं जब कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, 30% हो जाती है, और ज्यादा ड्रीम आ रहे होते हैं जब 30% कॉन्शियसनेस, ऐसे समझो। और ड्रीम नहीं आ रहा है जब 0% हो गए, ड्रीमलेस स्लिप। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले लक्ष्य का। हाँ लक्ष्य। सर यहाँ पे फिर माइंड रिलेटिव हो जाएगा। रिलेटिव नहीं होगा ये, रिलेटिव एब्सोल्यूट वाले चक्कर में नहीं जाएंगे। ये तो बोलेंगे हर कोई है ना मोनाड, इनके लिए हर मोनाड इंडिपेंडेंट है, फ्री है, एब्सोल्यूट है। इसके अंदर 20 डिग्री वाला भी इंडिपेंडेंट है और 100 डिग्री वाला भी इंडिपेंडेंट है। वो एब्सोल्यूट है अपने आप में, दोनों वो है, बस उसमें कॉन्शियसनेस कम हो रही है, रिलेटिव नहीं सर हो रहा है। लेकिन वो कंडीशनल तो हो ही रहा है ना, इंडिपेंडेंट है तब भी लेवल वाइज तो कंडीशन आ ही रही है। हाँ, पर उसको ये रिलेटिवनेस और एब्सोल्यूटनेस के अंदर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे तुम हो, जैसे तुम हो कि एक एक टाइम तो तुम क्या करते हो, एक टाइम तुम मान लो 100 पेजेस पढ़ लेते हो, ठीक है, एक टाइम तुम 2 ही पेज पढ़ते हो, तो तुम अपने आप में एब्सोल्यूट तो है ना लक्ष्य, हाँ सर। है ना, इसमें तुम्हारे रिलेटिव तो नहीं हो गए तुम। तो इसी तरह से है माइंड के अंदर, एक टाइम तो वो 100% कॉन्शियसनेस में रह रहा है, एक टाइम माइंड क्या हो जाता है 20% कॉन्शियसनेस के अंदर रह रहा है। ऐसे समझो उसको। ओके सर। समझे सर लक्ष्य? हाँ बोलो, हाँ सर। क्या कहते हैं? सर ऐसे बोल सकते हैं कि क्वालिटीज मतलब क्वालिटी वाइज सब में कॉन्शियसनेस है, बस क्वांटिटी डिफर कर रही है सर, ऐसे बोल सकते हैं। बोल, जैसे हमने जैन के अंदर बोला था ना, वैसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप यस दिस इज क्लियर कि ये अपन को इसके अंदर क्लियर होगा। हाउ एंड नोबडी विल एक्सेप्ट इट, कि इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमारा माइंड सीज हो जाता है, तो हमारा माइंड तो रहता है वहीं पे। बट एक कॉन्शियसनेस भी एसेंस ऑफ द माइंड। अब ये समझ में आया क्या? अब ये वाला पॉइंट वापस से सब पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, क्रक्स है, ये सब पढ़ो 2 मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा वाटर बोतल लेकर आता हूँ।
आपने ये पॉइंट आप सब पढ़ेंगे और इन सबको एक्सप्लेन करना आना चाहिए सबको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको पढ़ने से क्या मतलब, वो तो अपन पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, पर अब उसके अंदर गहराई में जाकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सब एक बार इसको पढ़ लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्लियर है सबको?
Any doubts? Anybody has any doubts? Please let me know. Clear है सबको? Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो Yes, sir. ये अपन को इस तरह से समझ में आया। ओके, सो देखिए, beside this there are mental states which in themselves is vague and indistinct and they never rise to full consciousness। ठीक है, अब ये समझो, इसके मतलब, इसका मतलब क्या है, क्या कैसे बताइए, क्या कैसे will say like that, will teach us this line। कैसे इसका मतलब क्या है? पवन, भारती, कोई भी बता दो इसको, इसका मतलब बताओ। Beside सर this इसमें there कह are, सकते हैं हाँ कि मतलब कई बार होता है कि माइंड में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि मतलब जो बहुत एक्सप्लेनेबल नहीं होती हैं, तो उसमें कई बार होता है कि हम लोग कॉन्शियस है लेकिन फिर भी ऐसी चीजें जो पूरी कॉन्शियसनेस में नहीं कही जा सकती हैं। कभी कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं जो हम लोग फुली फुली मतलब कॉन्शियस भी है, थोड़े अनकॉन्शियस भी रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक काम करें, इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं बट लिखना मत। जैसे योगा फिलॉसफी के अंदर बहुत सारी मेंटल लेवल्स थी ना, शिफ्ट, विक्षिप्त, मूड, आपको याद हो तो, अभिनिवेश, निरुद्ध, सॉरी निरुद्ध एंड एकाग्र एंड निरुद्ध, याद है किसी को? Yes, sir. शिफ्ट के अंदर क्या था, शिफ्ट के अंदर, विक्षिप्त के अंदर, इनके अंदर ये मेंटल लेवल्स अलग अलग होती है। तो शिफ्ट वाला कभी भी निरुद्ध के ऊपर नहीं आ पाएगा, समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ ये कह रहे हैं कि कुछ मेंटल स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कि 100% कॉन्शियसनेस में कभी आ ही नहीं सकती, फुल कॉन्शियसनेस में आ ही नहीं सकती। जैसे कि हम बोले कि हम भी अभी फुल कॉन्शियसनेस में नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ अनकॉन्शियसनेस एलिमेंट है। क्यों? अगर ऐसा अनकॉन्शियसनेस एलिमेंट नहीं होता तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट होते बिल्कुल। हमको क्यों गुस्सा आता है, हमें एंगर क्यों आता है ना? इसलिए आता है क्योंकि हम अभी 100% कॉन्शियसनेस में नहीं है। जब आपको एंगर आता है बच्चों, तब आप लोग या फिर हम सब लोग, जब भी हमको एंगर आता है तो हम सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं, अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में चले जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस स्टेट। मानी कुछ अनकॉन्शियस, तुम फुली कॉन्शियस तो नहीं हो, तो ऐसा है। अब बुद्ध है, वो तो फुली कॉन्शियसनेस है, बुद्ध हमेशा अपने साथ रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल टेक अ बिग सी वेव कंपोज्ड ऑफ मेनी स्मॉल रिपल्स। एक सी वेव है, उसकी आवाज जो आती है ना, वो आवाज कैसे आती है? वो आवाज उसकी छोटी छोटी वेव्स से बनकर, छोटी छोटी वेव्स की एक साथ आवाज होती है, उसको अपन बोलते हैं कि ये आवाज आ रही है, सी वेव्स की आवाज आ रही है। उसके अंदर जो रिपल्स होते हैं, छोटे छोटे रिपल्स। तो इसी तरह से यूनिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो उन सब मोनार्ड्स को हम कंसिडर करके फिर हम बोलेंगे कि हाँ, ये पूरी एक यूनिटी बनती जा रही है। ईच रिपल मे नॉट बी हियर्ड, हर एक रिपल को अगर हम देखें तो वो हियर नहीं होगी, बट कॉम्बिनेशन राइज टू माइटी रोड ऑफ सी, ये इसके अंदर इस तरह से बताया। तो इसमें एक्सटेंशन की बात करी तो एक्सटेंशन में इसने कहा कि भाई देखो, एक्सटेंशन को तो हम मान ही नहीं रहे और माइंड को भी ऐसा मान रहे हैं जिसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम डिकार्ड के माइंड को तो ले रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मान लो एग्जाम के अंदर कि लेबनिट्ज रिजेक्ट्स मैटर एंड रिटेन द माइंड ऑफ डिकार्ड बट विद सम मॉडिफिकेशन, एक्सप्लेन। आगे क्वेश्चन, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कोर के अंदर कि लेबनिट्ज और डिकार्ड के माइंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा एक्सटेंशन इज नॉट रियल, लेबनिट्स मानते हैं। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि डिकार्ड जो है उसका माइंड यूज करा लेबनिट्स ने, बट उसके अंदर भी मॉडिफाइड रूप के अंदर करा, ये आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर। और इजंट इट ए ग्रेट क्वेश्चन, कि जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत हार्ड पेपर है फिलोसॉफी का, जबकि है इसके अंदर कुछ नहीं। चारों ने कहा यस। सर वो एग्जांपल समझ नहीं आया था सर, वो वेव्स और रिपल्स वाला। अभी बता देता हूँ आपको। तो ये तो चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसके अंदर क्या दिख रखा है, ये देखिए कि कुछ मेंटल स्टेट्स ऐसी होती हैं, कुछ मोनार्ड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कभी कॉन्शियसनेस नहीं आई है, ठीक है, बट उनसे भी हम क्या कर सकते हैं, उनसे भी हम जान सकते हैं किसको, कॉन्शियस रियलिटी को, ठीक है। एक ना एक दिन इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। जैसे कि कुछ रिपल्स होते हैं, ठीक है, वेव्स के अंदर कुछ रिपल्स हैं, ठीक है, वो रिपल्स की आवाज देखेंगे तो आपको
बहुत कम आवाज सुनाई देगी, इसकी आवाज देखेंगे तो इसकी बहुत कम। पर जो वेव का रोर होता है, मतलब कि वेव जो आवाज आती है वेव से बहुत ज्यादा वाली आवाज आती है, वो इन रिपल्स की कहीं ना कहीं आवाज है। तो ये कहना इधर से ऐसे चाहते हैं चारोनिका कि पार्ट्स से हमको होल की तरफ हम जाते हैं। होल क्या है? पार्ट्स से मिलकर ही होल बना है, इस तरह से बना है। तो अगर तुम जैसे मान लो किसी चीज को ऐसे समझो कि तुमको 100% कॉन्शियसनेस जानना है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते जिसके अंदर 80% कॉन्शियसनेस है, या फिर जिसको इग्नोर नहीं कर सकते जिसके अंदर 20% कॉन्शियसनेस, 10% कॉन्शियसनेस है, या 0 डिग्री कॉन्शियसनेस। ये जो डिग्री होगी यही जाकर बन जाएगी 100% वन डे और अनदर। तो इससे ही तुम इसको जान सकते हो। क्या ये बोल रहे हैं? तो जैसे कोई वेव है, उसके अंदर रिपल्स है, उसके अंदर मान लो 10% आवाज आ रही है, पर उस वेव जो है 100% वेव जो बनेगी, उसका जो रिपल होगा वो लाउड साउंड जो होगा, रोरिंग साउंड, वो क्या बनेगा? इन रिपल से मिलकर ही बनेगा चारों का। यस सर। ठीक है, तो वो बस यूनिटी और पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि पार्ट्स जो होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दस देयर कॉजेज ऑफ वेग इंडिस्टिंक्ट, ये हो गया है। आप अब ये देखो, Hence, mind's concept should be widened to include them as well, कि उन चीजों को भी माइंड के कंसेप्ट में उन छोटी छोटी चीजों को भी डालना चाहिए। 10% कॉन्शियसनेस, 20% कॉन्शियसनेस, 30% कॉन्शियसनेस। अब ये देखो, बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर क्लियर कॉन्शियसनेस, मतलब 100 डिग्री 100% कॉन्शियसनेस के नीचे देयर इज ए डार्क बैकग्राउंड ऑफ ऑब्सक्योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस स्टेट्स। अब ये चीज है ना, ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी। क्या बताई थी इसको? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ऐसे बोलते हैं कि हमारे माइंड्स की कुछ लेवल हैं, और लेबनिट्ज का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, और लेबनिट्ज ये बात पहले ही कह के चले गए थे कि हमारे माइंड के अंदर, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत शांत है, ठीक है, ऐसा आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, पर कभी कभार ऐसा होता है तुम बिल्कुल जानवर की तरह बिहेव करते हैं। अपन अपन सभी जानवर की तरह बिहेव करते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम एक तरह से जानवर की तरह आ गए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर जानवर की या फिर किसी शैतान की आत्मा आ गई है, चिल्लाते हैं बुरी तरह से, किसी को मारने लग जाएंगे, है ना, इस तरह से। मतलब कोई गुस्सा आ जाता है जब इस तरह का, ऐसा नहीं कि आत्मा आ गई, गुस्सा आ गया कभी, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं? अपन बिल्कुल एक्ट बिहेव करते हैं, एक्ट मतलब अलग तरीके से एक्ट करने लग जाते हैं। तो ये क्या है भाई? ये कैसे बन गए तुम? जानवर कैसे बन गए तुम? इसकी जगह इतने शांत स्वभाव का आदमी था, एकदम से गुस्सा आया तो अलग अलग ही हो गया है। तो इस चीज को समझाते हैं सिगमंड फ्रॉइड। वो क्या बोलते हैं, देखिए, वो बोलते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर है ना, देयर मल्टीपल लेवल्स, जैसे कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस, ये माइंड की लेवल है। ठीक है, अब इस माइंड की लेवल है, ये सारी लेवल इसके अंदर है, और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो लेवल्स है ना, इसके कारण हम इस तरह के बिहेव करते हैं। साइकोलॉजिस्ट है सिगमंड फ्रॉइड। तो सिगमंड फ्रॉइड ऐसे बोलते हैं कि जब हम सोते हैं ना, आपने सुना होगा कई लोग आपसे बोलते हैं कि सोते वक्त आप कुछ है ना सोच कर सो और वो सच हो जाएगा, है ना, ऐसा सुना होगा आपने। किसी ने सुना है ये बात? किसी ने किसी से सुना है ये वाली बात, ये पॉइंट? एनीबॉडी इन द क्लास? सर ऐसा सुना है कि वो नाना जी ऐसे कहते थे कि मतलब अलार्म क्लॉक का ऐसा है कि वो तकिए को आप बोल के रखते हो ना कि मुझे 6 बजे जगना है, तो यू एक्चुअली गेट अप एट 6। हाँ, और वो नाना जी बिल्कुल सही बोलते हैं, पर वो तकिए को सिर्फ तकिए को नहीं बोल रहे हैं। आप तकिया तो सुनता ही नहीं है, आप किसको बोल रहे हैं? आप अपने आप को बोल रहे हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, सिगमंड फ्रॉइड ऐसे बोलते हैं, अभी जैसे आप लोगों को सबका माइंड है कॉन्शियस माइंड। अब इसको समझना इसलिए जरूरत है कि इससे अपन लेबनिट्स को समझ पाएंगे, है ना। अब कॉन्शियस माइंड धीरे 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 रात को जब तुमको नींद आती रहती है, ठीक है, जब तुम व्हाट्सएप पे आंखों में तुम्हारी नींद होती है और तुम्हारे सामने व्हाट्सएप होता है, और धीरे 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 आपकी आंखें बंद होने लगती है ना, जब आपका कॉन्शियस माइंड है ना धीरे धीरे अपना लेवल कम कर रहा है ना, और ये अनकॉन्शियस की तरफ जा रहा है। अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड मतलब ऐसे इसमें कॉन्शियसनेस तो है, बट थोड़ा कॉन्शियसनेस के अंदर कम। अब ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना तुम्हारा, ये बहुत पावरफुल होता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल। कहने को इसका नाम अनकॉन्शियस है, बट कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, तो जब तुम अगर इसको तुमने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया और कोई तुम्हारे दिमाग के अंदर इस जगह पे ही इंस्ट्रक्शन चले गए आपके कोने में,
तब क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन तुम फुलफिल करोगे ही करोगे, वो आपसे फुलफिल कराएगा ही तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, ऐसे बोला जाता है। तो जब दादाजी ऐसे बोल रहे हैं तकिए से बोल के सो, तो वो बोल रहे हैं अनकॉन्शियस माइंड से बोलकर सो, क्योंकि तकिए पे तुम जब होते हो जब तुम कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे हो, और उस ट्रांजिशन के अंदर अगर तुमने कुछ सिग्नल्स दे दिए, कुछ मैसेज दे दिए अनकॉन्शियस माइंड को, तो ये आपका अल्लादीन का वो है जो बोलते हैं जिन, उसकी तरह है। जो तुम बोलोगे ना वो ये करेगा। इसलिए तुमको कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि रात को सोते वक्त अच्छा माइंड से सोया करो, गहरी नींद आएगी। गहरी नींद नहीं आएगी, वो चीज जो तुम लास्ट में सोचते हो सोते हो ना, तो वो चीज है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड किसी भी तरह आपका अल्लादीन का चिराग की तरह है ये अल्लादीन की जिन की तरह है, ये आपका वो फुलफिल करेगा ही। इसलिए मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रात में ना सबसे जो चीजें याद नहीं होती ना उसको लेकर सोया करो। तो वो रात में आपको देखो कभी कभार सपने में भी आ जाती है वो चीज, जो आप लास्ट में सोच रहे होते हो ना वो सपने में भी आ जाता है। ये अनकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव रहता है उस वक्त कि वो तुमको वही चीज दिखाने के लिए कोशिश करता है, वही उसको रियलिटी में बनाने की कोशिश करेगा वो, कि भाई मेरे जो आका हैं उन्होंने मेरे को हुक्म दिया है, मेरे को ये फुलफिल करना होता है। तो ये इसके अंदर लेकिन कई बार होता है, काफी ड्रीम सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसका कोई रिलेशन कभी लाइफ से रहा ही नहीं है, पर तो वो कहीं ना उसका पीछे कभी कभार क्या होता है, जाने अनजाने में हमारी चीजें जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, वो हम जानते नहीं है उस वक्त, पर वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, वो बहुत गहरे में आपके अंदर बैठ जाती है। तो वो चीज है ना, वो चीज फिर आती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। अभी तुम ये से बोल रहे हो कि जैसे आपको कभी तो ऐसा आएगा जो तुमने कभी लाइफ में ही नहीं देखा, तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कभी पिछले कार्मिक इंप्रेशंस रह गए हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो गए हैं, वो आपको ही करके आ रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हम जानवर बन जाते हैं, ठीक है, जानवर हम किसी जमाने में थे, तो हमारे अंदर से वो जानवर पना निकल रहा है, तो किसी टाइम पे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिट है, कहीं बैठा हुआ है वो बिलाल। सर हाँ बोलो। सर ये प्रीवियस बर्थ का भी हो सकता है, कार्मिक इम्प्रेशन वाला? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं कि माइंड बिल्कुल फ्रेश है आपका, माइंड के अंदर कार्मिक इंप्रेशन भी हो सकता है, ऐसे बोलते हैं लेयर्स। सिगमंड फ्रॉइड ने तो ये बताया, देखो कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हम बात कर रहे हैं अभी, और किसी के अनुसार नहीं, अभी लिबनिट्ज नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो ये होता है, ऐसे होता है ना कि जब तुम जैसे जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे साथ हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे मतलब बार बार एक ही चीज सोचोगे, तो उसका ऐसा हो सकता है कि वो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड पकड़ ले। ठीक है, ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस माइंड अभी भी एक्टिव है, बट वो उसकी पावर थोड़ी कम है अभी। अभी वो अभी तुम सोचते रहो, पर बार बार तुम वही चीज सोचोगे तो वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी। कभी ऐसा होता है कि आप बचपन की कोई एक चीज है वो आपको बहुत गहराई से याद है, बाकी सब कुछ भूल गए आप। कोई ऐसी कोई एक बात जो आपको अभी भी याद है, क्यों याद है, बाकी क्यों भूल गए? उस दिन जो हुआ था और चीजें वो भी याद रहनी चाहिए थी, वही बात क्यों याद रही है? क्योंकि वो तुमने इतनी गहरे में सोचा है उस वक्त कि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई। मेरे को एक बार याद है कि मैं मतलब क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, बचपन में, और मेरे को 104 डिग्री सेल्सियस बुखार था, ठीक है, और खेलते खेलते मेरे को 106 डिग्री बुखार आ गया। और उस वक्त मेरे को याद है कि कॉलोनी के सारे लोग आके, मेरे को अभी भी वो सीन याद है कि वो बर्फ लगा रहे थे मेरे सर पे ऊपर, और सब घबराए हुए से ऐसा था। तो मुझे वो चीज याद है। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस दिन और क्या हुआ था मुझे याद नहीं, सुबह मैंने क्या खाना खाया था मुझे याद नहीं, ठीक है, पर वो चीज याद है, क्योंकि वो वाली पॉइंट ऑफ व्यू, वो वाली चीज है ना, फिर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में चली गई, या फिर मम्मी पापा याद दिलाते रहते हैं शायद इसलिए वो चीज अनकॉन्शियस के अंदर बैठ गई, या फिर मम्मी पापा बताते रहते होंगे शायद इसलिए याद हो। पर वो मेरे को सीन याद है, सीन तो नहीं बताते, मेरे को पता है कि मैं किस तरह से था, मैं क्या फील कर रहा था उस वक्त, ये भी मैं समझ सकता हूँ। कभी कभार आपको भी इस तरह का इंसिडेंट, तो उस दिन की और बातें याद नहीं है, वही बात क्यों याद है? बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड में चल जाती है। ये समझे ये पॉइंट, ये हम लेबलेट्स नहीं पढ़ते। एवरीबॉडी इज क्लियर दिस वन? क्या क्या कुछ पूछना है आपको इसके अंदर, कुछ पूछे शायद? नहीं सर, इसमें नहीं पूछना। ठीक है, अब देखो, अब ये पढ़ो, बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ आवर क्लियर कॉन्शियसनेस, मतलब एक्टिव माइंड, ठीक है, देयर इज अ डार्क बैकग्राउंड और ऑब्सक्योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस स्टेट्स। ये है, तो ये जब सोते हैं ना तब ये अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर हम रहते हैं। तो सोते वक्त ऐसा नहीं कि हमारी कॉन्शियसनेस डिम होती है, ऐसे होते हैं। लेबनिज thus defined the ultimate substance in term of mind which includes unconscious states as well। ठीक है, अल्टीमेट सब्सटेंस क्या है? माइंड है, तो उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस स्टेट्स भी हैं,
माइंड के अंदर एसेंस उसका माइंड का कॉन्शियसनेस नहीं होता, क्योंकि डिकार्ड बोलते हैं कि भाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस है। आई होप हर चीज आपको आप क्लियर कट समझ में आ रही होगी इसके अंदर, राइट। रिवीजन है सिर्फ, पर रिवीजन इसी तरीके से कराएंगे तभी जाके समझ पाए। तो देखो, अब बाय एक्सटेंडिंग द माइंड टू इंक्लूड द अनकॉन्शियसनेस ही होप टू रिकॉन्सिल एनिमेट एंड इनएनिमेट वर्ल्ड, माइंड एंड बॉडी, उसको क्या कर रहा था, रिकॉन्सिल करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा ये बोलेंगे कि माइंड के अंदर कॉन्शियसनेस भी है और अनकॉन्शियसनेस भी है, तो माइंड और बॉडी को क्या कर रहा है, ये रिकॉन्सिल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इस तरह का हमको इसके अंदर समझना है। अब क्या होगा, अब इसने इसके अंदर ये सब चीजें अपन ने ये तो पढ़ी ली थी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी और ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब माइंड बॉडी का ड्यूलिज्म वाला टॉपिक आता है। तो हमने क्या पढ़ा, देखो बच्चों, पहले सब्सटेंस पढ़ा, फिर एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स पढ़े। अब बिल्कुल क्लियर होगा एट्रीब्यूट्स डिकार्ड क्या बोलता है, स्पिनोजा क्या बोलता है, और ये तो एक्सटेंशन को मानता ही नहीं है, और इसने एक्सटेंशन को नहीं मान के डिकार्ड के माइंड को माना, और माइंड को किस तरह से बोला, इसने इस तरह से बात करी। हम माइंड बॉडी ड्यूलिज्म करते हैं तो हमको पता है, तो इसने क्या बोलेगा, रेने डिकार्ड बोलेगा माइंड बॉडी ड्यूलिज्म के लिए पीनल ग्लैंड जिंदाबाद। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से बोलेगा। देखो, माइंड कॉन्शियस होता है, उज्जवल, उज्जवल इज देयर, यस सर, यस सर। माइंड कॉन्शियस है, देखो ये प्लस बना रखा था मैंने, है ना, और हाँ। बॉडी जो अनकॉन्शियस है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर गई, तो इन्होंने बोला पीनल ग्लैंड जिंदाबाद, पीनल ग्लैंड के कारण ये इंटरेक्ट कर गई। अब पीनल ग्लैंड खुद अनकॉन्शियस थे, तो ये फंस गए इसके अंदर। ठीक है, ये अपन ने कई बार इसको कर रखा है। तो इसने डिकार्ड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, डायमेट्रिकल अपोजिट, तो पीनल ग्लैंड इन्होंने इस तरह से बोला। अब ये क्या बोलेंगे कि ये ऐसे बोलेंगे, पीनल ग्लैंड के अंदर माइंड कुछ बोलता है तो उसके अंदर एनिमल स्पिरिट जनरेट होती है और वो बॉडी से इंटरेक्ट करती है, बॉडी कुछ बोलता है, उधर एनिमल स्पिरिट जनरेट होती है और वो माइंड से बोलती है। ये अपन ने इसके अंदर बोला। तो इसने हॉर्स और हॉर्स राइडर का एग्जांपल दिया कि हॉर्स राइडर चाबुक मारकर हॉर्स को चलाता है, खुद की एनर्जी यूज नहीं करता, चाबुक मारकर फिर वो हॉर्स को भगाता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि वो धक्का दे रहा है हॉर्स को और जब भाग रहा है, अपने आप इस तरह का चीज होता है। दिस इज नोन एज इंटरएक्शनलिज्म। ठीक है, और ये इन्होंने इस तरह से हॉर्स और हॉर्समैन का एग्जांपल दिया, जिसको हमने क्रिटिसाइज करा कि भाई देखो ये भी कॉन्शियस है, ये भी कॉन्शियस है, पर जो यहाँ पर है माइंड जो है वो तो कॉन्शियस बोल रहा है और ये बोल रहा है, बॉडी बोल रहा है अनकॉन्शियस। डिकार्ड इस तरह से करता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर, सबको ये तो क्लियर ही होगा, पिनल ग्लैंड, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस किस तरह का है, ये सब चीजें उन्होंने बोला। ठीक है, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया था। फिर ये बोलता है कि भाई ये तो भाई बहुत ही गलत है, ये दोनों बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे, ये तो तुम बहुत ही गलत बोल रहे हो कि देखो आप कह रहे हैं माइंड के अंदर क्या है, माइंड कॉन्शियस है, बॉडी अनकॉन्शियस है, ऐसे तुम बोल रहे हो। ठीक है, दैट इज वेरी फाइन, माइंड कॉन्शियस और बॉडी अनकॉन्शियस, और पर तुम इनको इंटरेक्ट कराने के लिए तीसरा लेकर आ रहे हो पिनल ग्लैंड, वो खुद अनकॉन्शियस है। तो ये दोनों बोलेंगे भाई बहुत गलत हो गया, ये तो एक्सट्रीम केस का गलत हो गया कि माइंड इससे बोल सकता है तो इससे बोल देता भाई, ये भी अनकॉन्शियस ये भी अनकॉन्शियस, तो माइंड इससे ही बोल देता पहले। तो बोला ये तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गलत है। तो यहाँ पे स्पिनोजा आएंगे, स्पिनोजा बोलेंगे मैं लेकर आऊंगा पैरेललिज्म, मैं ऐसे बोलूंगा माइंड और बॉडी दोनों क्या है, एक तरह से भगवान के पार्ट है, एक के ही पार्ट है सब्सटेंस के, इनकी एट्रीब्यूट्स होती है एक्सटेंशन और उसका कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है, ये एक तरह से सब्सटेंस ही है, सब्सटेंस के ही दो एट्रीब्यूट्स की तरह इसके अंदर देखे जाएंगे। अगर माइंड के अंदर कुछ, बॉडी के अंदर कुछ चेंज होता है तो माइंड अवेयर होता है उसके बारे में कि हाँ बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है। देखो क्या ये बोलेंगे, अब ये समझना, उज्जवल बहुत दिनों से पूछे थे तुम पैरेललिज्म के बारे में, है ना। ये देखो क्या समझते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि माइंड और बॉडी दोनों किसके पार्ट है तो पार्ट किसके, भगवान के पार्ट है ना। ये अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, इन्होंने बोला भगवान के पार्ट है। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि माइंड जो है, जी हाँ, बॉडी जो है, बॉडी बाहर की कोई चीज देखती है तो हमेशा माइंड उसके बारे में अवेयर रहता है। इसने कुछ चीजें देखी और माइंड के अंदर अवेयरनेस आ गई, इसने कुछ चीज देखी माइंड के अंदर अवेयरनेस आ गई, इसने कुछ चीज देखी है माइंड के अंदर अवेयरनेस आ गई। तो ये पैरेललिज्म है, ये पैरेलली जैसे बॉडी कुछ देखेगी तो इसके अंदर माइंड के अंदर क्या होगा, उसकी अवेयरनेस आ जाएगी। पैरेलल अवेयरनेस आ रही है, अपने आप आ रही है, क्योंकि एक ही पार्ट है। क्यों आ रही है, क्योंकि भगवान के ही पार्ट है। ठीक है, फिर ये बाद में ऐसे बोलेगा माइंड जो भी सोचेगा ना वो भगवान ही उससे सोचवा रहा है, तो उसके फ्रीडम ऑफ वो प्रॉब्लम आ जाएगा, फ्रीडम का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, पैरेललिज्म क्या बोलेगा, स्पिनोजा थ्योरी एक्सप्लेन दैट माइंड एंड बॉडी रिलेशन इज नोन एज पैरेललिज्म, और सेल्फ एग्जिस्टेंस एंटिटी है, बॉडी टू बी कंप्लीट एंड सेल्फ एग्जिस्टेंस
entity. According to him, cogitation and extensions were two quality of one substance. ठीक है, quality थी cogitation, while body is form of the extension. ठीक है, तो mind जो है cogitation से related है और body extension से related है. वो mode वाली चीजें जो है mind and body are modes of conscious and material attributes of the God. Mind and bodies are two forms of the same substance, both related to the God, both form the extension and cogitation and substance, that is God. ठीक है, माइंड एंड बॉडीज आर इंडिपेंडेंट सो कैन नॉट इंटरेक्ट. दोनों इंडिपेंडेंट है, इंटरेक्ट नहीं कर सकती, बट दे रन पैरेलल टू ईच अदर. वो दोनों के पैरेलल चलती हैं ये दोनों. दे आर इनफाइनाइट बट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इच कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग गॉड इनफाइनाइट. देखो अब ये समझो फ्रॉम, अब ये समझो क्या कशा, तुम ये लाइन पढ़ो एक बार. फ्रॉम बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू गॉड अपीयर्स एज इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस. कि बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस है, व्हाइल माइंड पॉइंट ऑफ व्यू गॉड अपीयर्स इनफाइनाइट इंटेलेक्ट. माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो इनफाइनाइट इंटेलेक्ट है. इसका मतलब क्या है कि भगवान के यस सर इसका मतलब ये है कि गॉड के अंदर दोनों क्वालिटीज है, मतलब उसमें कॉन्शियसनेस भी है और एक्सटेंशन भी है. पर जब गॉड के अंदर इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है और ये इनफाइनाइट सर इनफाइनाइट है. और सर यही तो बताए थे हम लोग कि जन्म भी है तो मरण भी है कृष्ण के अंदर. वैसे अब क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन? यस सर. तो जब दोनों ही इसकी पार्ट है तो द बॉडी इज कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तब देखो बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे हमारी आंख जो होगी वो देखेगी कुछ, और जो देखेगी ना माइंड को उसके बारे में पता चल जाएगा अपने आप ही. क्यों पता चल जाएगा अपने आप ही? क्योंकि वो दोनों एक ही चीज है, वो एक ही भगवान के हैं. जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है तो तुम्हारे इस हाथ को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी के पार्ट है. तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम हाथ है ना, तो उसको पता चलेगा, पूरी बॉडी को पता चल जाएगा ना. जैसे ही तुम देखोगे तो तुम्हारी को दूसरे पार्ट को पता चल जाएगा. ठीक है, इस तरह से इसके अंदर बोला. इन फैक्ट द वेरी टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द ग्रुप ऑफ अवेयरनेस. ग्रुप ऑफ अवेयरनेस के अंदर देखते हैं दैट्स व्हाई इट इज पैरेललिज्म, कि एक के पास कुछ होता है तो दूसरे को अपने आप पता चल जाता है. अब इसके बाद ये ऐसे बोलेंगे माइंड जो है, माइंड क्या सोचता है वो गॉड डिसाइड करता है. तो यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ पर एक फ्रीडम का पॉइंट आ जाएगा. उज्जवल क्लियर है? यस सर. ठीक है. So this is how you have to understand, right? है ना? So I hope this is clear to everyone. अब क्या होगा? Since each is one form of the common substance, it is only natural that the two should exist in close proximity, although in their functional form the two appears to be distinct. ठीक है? Body is continuously subject to external influence. Body जो है external influence के लिए ये है, जबकि वो जो है इसको अपन group awareness बोलते हैं. ठीक है? I hope this is clear. ठीक है. इनफैक्ट द वेरी टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट दिस ग्रुप ऑफ अवेयरनेस. ये अपन ने इसके अंदर पढ़ा है, राइट? तो माइंड कैन नो द एक्सटर्नल एलिमेंट्स ओनली इन द फॉर्म इन व्हिच दे इन्फ्लुएंस द बॉडी. इट कैन नॉट नो देम इन द ट्रू फॉर्म. जैसे बॉडी ने जो देखा है ना वही माइंड लेगा उसको, क्योंकि माइंड नहीं देख पा रहा है, बॉडी देख रही है, माइंड को अवेयर हो रहा है बस माइंड. ठीक है. दिस प्रूव दैट द माइंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द बॉडी नॉर द बॉडी इन्फ्लुएंस द माइंड. इसका मतलब ये हो गया दोनों इंडिपेंडेंट है, फिर भी उसको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि एक ही पार्ट है. जैसे मेरा ये हाथ है वो इंडिपेंडेंट है, ये हाथ है वो इंडिपेंडेंट है, पर इसको इसका इसलिए पता चल रहा है क्योंकि ये एक ही बॉडी के पार्ट है. इसमें दर्द होता है तो पता चल जाता है. ठीक. मेंटल एंड बॉडीली चेंजेस आर रिलेटेड टू वन सब्सटेंस, दैट इज गॉड. तो ये क्या है, ये इस तरह से इसके अंदर कर गए. ये माइंड बॉडी का ड्यूलिज्म इस तरह से करके वो पीनल ग्लैंड से कर गए. अब ये भाई आएंगे तीसरे भाई अपने
लेबनिट्स, नाउ माय टर्न। और ये प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी बदलेंगे। और प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी के अंदर आपको सबको पता है कि सब माइंड और बॉडी अलग अलग है, ये अलग है और ये लड़का अलग है, ये लड़की अलग है, बट ये एक ही तरह से कैसे बना रहे हैं इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, प्री एस्टैब्लिश हार्मोनी फिर आपको बताया। उज्जवल को समझ में आया पैरेललिज्म? यस सर, क्लियर है। ठीक है, सो ऐसा आपको इसको अंदर पढ़ना होता है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। वैसे जॉन लॉक भी पढ़ाना था आपको आज, पर जॉन लॉक अभी नहीं पढ़ा था। इसके ऊपर थोड़ा सिंथेसिस करो आप, इस वीडियो को एक बार और देख लो। कल अपन जॉन लॉक स्टार्ट करते हैं और जॉन लॉक से अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर थोड़ी सी चीजें और भी बची हैं, बट वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा तुमको, वो थोड़े दिनों बाद पढ़ाऊंगा, जिससे कि एक बार ये सिंथेसिस हो जाए वो इसके अंदर हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, so that's all for today's class. Any doubts in this one you can ask me. I will upload this video as soon as possible, और अपलोड करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस